Today and welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 8 of your chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. So our today's topic is the making of Germany and Italy. But before starting this part, I want to ask you that अगर आपने पहले की पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाकर के वो पार्ट्स आप देख लीजिए. Dan come here. Okay, Germany, can the army be the architect of a nation? क्या एक आर्मी नेशन बना सकती है? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. क्या हुआ 1848 के बाद जो यूरोप का नेशनलिज्म था वो अभी हट गया था जिससे वो एसोसिएट थे पहले, यानी डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से थोड़ा सा. ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव, बट अभी भी जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उनको आप कह सकते हो कि मोबिलाइज़ करा जा रहा था कंजर्वेटिव्स जो थे उनके ज़रिए फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, क्योंकि वो स्टेट पावर को प्रमोट कर रहे थे और पॉलिटिकल डोमिनेशन चाहते थे पूरे यूरोप के ऊपर. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड. तो ये देखा जा सकता है कि कैसे जर्मनी और इटली जो है वो यूनिफाइड हो गई, मिल गई एज नेशन स्टेट्स. एज वी हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स. जैसे आप देखोगे कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी मिडिल क्लास जर्मन्स में. हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट. क्यों उन्होंने 1848 में कोशिश करी थी कि वो यूनाइट कर सकें बहुत से रीजन्स को जर्मन कन्फेडरेशन के एक स्टेट के अंदर, गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, जिसको एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करे. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग हैज़ हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की. और तब की ये जो लिबरल इनिशिएटिव जो पहल थी उसको नेशन बिल्डिंग की, उसको दबाया गया था मोनार्की की फोर्सेस के थ्रू. एंड मिलिट्री को यूज़ किया गया था, सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स, जिनका साथ दिया था बहुत से लैंड ओनर्स ने, जिनको जंकर्स कहा जाता है, ऑफ प्रूशिया. फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट. उसके बाद लीडरशिप का जो थी मूवमेंट की लीडरशिप प्रूशियन ले ली थी. फॉर नेशनल यूनिफिकेशन इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस. और जो चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, जो कि जिनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क. तो याद रखिएगा ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे? प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट करा, प्रोसेस कैरीड करा विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी, क्योंकि उनके हेल्प कौन करता? जो आर्मी थी प्रूशिया की वो. एंड ब्यूरोक्रेसी 3 वार ओवर 7 ईयर्स. 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई 7 साल के अंदर. किसके साथ लड़ गई? विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री. और आखिर में क्या हुआ? प्रशिया जीत भी गई. एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. फिर उसके बाद यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा गया. इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर. और जो प्रशिया के किंग थे विलियम वन, उनको जो है जर्मन का एम्परर जो है घोषित कर दिया गया एक सेरेमनी में, जो कि वर्सिलिस में हुई थी. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German state, representative of the army, important Prussian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of the mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया. तो इतने ढेर सारे लोग वहाँ मौजूद थे जब ये प्रोसेस हुआ, जब ये सेरेमनी हुई. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. इससे हमें यही पता चल गया कि Prussian state जो है वो काफ़ी मजबूत पावर है और डोमिनेट कर सकती है लोगों को. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency. अब जो नया स्टेट बना उसने एक बात और रखी, भाई करेंसी जो है वो भी नई होनी चाहिए, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम भी ठीक होना चाहिए जर्मनी के अंदर. Prussian measures and practices often became a model for the rest of the Germany. और जो प्रशिया ने फॉलो करा तो बाकी लोग जो थे उनके लिए वो एग्जाम्पल हुआ करता था और वो फॉलो करते थे कि जो प्रशिया कर रहा है वो ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो प्रशिया से सीख लेते थे बाकी के जो स्टेट्स थे. तो हेयर इज़ अ मैप वी कैन फोकस द प्रशिया. नाउ इटली यूनिफाइड. इटली यूनिफिकेशन क्या था? लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री. जैसे जर्मनी की हिस्ट्री थी ऐसे ही इटली की भी हिस्ट्री रही थी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन यानी बंटवारा आप कह सकते हो जो होता है पॉलिटिकली अलग अलग लोग का. इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट. इटालियंस जो थे वो फैले हुए थे बहुत से डायनेस्टिक स्टेट्स में अलग अलग, एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. और एक हैब्सबर्ग एम्पायर में भी थे जो कि मल्टी नेशनल एम्पायर था जिसके अंदर बहुत ढेर सारे नेशन थे, बट उसको जो गवर्न करा था वो हैब्सबर्ग करा था. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट. क्या हुआ? मिड में 19th सेंचुरी के इटली को 7 स्टेट्स में बांट दिया गया, ऑफ विच ओनली 1 सर्दिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसमें से सिर्फ एक जो था उसको इटालियन प्रिंसली हाउस जो था वो रूल कर रहा था, जिसका नाम था सर्दिनिया पिडमोंट. दी नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. जो नॉर्थ इटली थी वो
ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में थी. द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनियन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म. इटालियन लैंग्वेज की भी कई फॉर्म्स थी, कॉमन फॉर्म नहीं थी. एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन. अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग वेरिएशन लैंग्वेज में देखने को मिलता था डिफरेंस. तो ड्यूरिंग द 1830s JCP Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary इटालियन रिपब्लिक. तो 1830 में क्या हुआ, जो JCP Mazzini थे उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने कहा जो मतलब कोहेरेंट प्रोग्राम चल रहा है अभी उसको जो है हमें साथ लाना पड़ेगा. यूनिटरी अगर हम इटालियन रिपब्लिक चाहते हैं, अगर इटली को आज़ाद कराना चाहते हैं तो सबको साथ लाना पड़ेगा. ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. फिर उन्होंने एक सोसाइटी डेवलप करी जिसका नाम रखा यंग इटली. तो याद रखेंगे कि यंग इटली किसने बनाई थी, JCP Mazzini ने, फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, क्योंकि वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते थे. द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड इन 1848 मीन्स दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सर्दिनिया पीडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल II टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू अ वॉर. ठीक है, अब वो 2 बार हार चुके थे, 31 में भी और 48 में भी, इतने रेवोल्यूशन करने के बाद. तो ये समझ गए थे कि अब जो है हमें सर्दिनिया पीडमोंट जो है जो कि विक्टर इमैनुअल II के रूल में है उसको यूनिफाई करना होगा इटालियन स्टेट्स के साथ. पर कैसे होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, अब रेवोल्यूशन नहीं एक वॉर करा जाएगा. इन द आइज ऑफ द रूलिंग elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. तो जो रूलिंग एलिट्स थी अभी आसपास के रीजन की, उनको ये दिख रहा था कि अगर यूनिफाइड हो जाएगी इटली तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उन सबका और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होगा. इसमें बाकी सब तैयार थे. चीफ मिनिस्टर केवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. जो चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट करा रीजन्स को यूनिफाई करने का, वो एक ना ही रेवोल्यूशनरी थे, कोई क्रांतिकारी भी नहीं थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे. लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन इलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. तो जैसे कि और बहुत से मतलब आप कह सकते हो अमीर और एजुकेटेड मेंबर्स जो थे इटालियन एलिट की, उन्हीं की तरह ये भी जो है फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोलते थे इटली से भी. थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय केवर, सर्दिनिया पीडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859. इनके ही टैक्टफुल डिप्लोमेट की वजह से इन्होंने जो अलायंस करा था फ्रांस इंजीनियर के साथ, केवर ने, जो सर्दिनिया पीडमोंट था वो कामयाब हो पाया था और उसने डिफीट करा था ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 59 में. अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ JCP गैरिबल्डी ज्वाइन द फ्रे. और क्या हुआ था, जो इनकी नॉर्मल जितने भी ट्रूप्स यानी आप कह सकते हो आर्मी थी, उसके अलावा कुछ और भी लोग थे वॉलंटियर्स जो थे, उनको जो कि JCP गैरिबल्डी के वॉलंटियर में थे या लीडरशिप में थे, उन्होंने भी ज्वाइन करा था वॉर को. इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीसेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर. तो क्या हुआ था, उन्होंने मार्च करी थी साउथ इटली में जहाँ पे किंगडम था टू सिसिलीज का, और वो मतलब कामयाब हो गए और उन्होंने सपोर्ट उनको मिल गया जो लोकल पीसेंट थे, फार्मर्स थे उनका, और वो बाहर निकालना चाहते थे स्पेनिश रूलर्स को. तो 1861 के अंदर क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल II जो थे उनको किंग प्रोक्लेम्ड कर दिया गया यूनाइटेड इटली का. ये तो हमने भी पढ़ा. उसके बाद हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर वेरी हाई. बहुत सी इटली की पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा अनपढ़ थी. रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी. तो उनको कुछ पता भी नहीं था कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है क्या. द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया. तो जो आप कह सकते हो कि फार्मर्स थे, फार्मर्स की पूरी जो भीड़ थी, ठीक है, जिन्होंने गैरिबल्डी को सपोर्ट किया था सदर्न इटली में, उन्होंने कभी इटालिया के बारे में नहीं सुना था. एंड बिलीव दैट ला इटालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. और वो समझते थे ला इटालिया इज समथिंग लाइक विक्टर इमैनुअल की वाइफ है. उन्हें इतना पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ अबाउट ला इटालिया. तो इतना हुआ कि ऐसे करके ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, यूनिफाइड हो पाई इटली इतने स्ट्रगल्स के बाद. यहाँ पे आपको मैप दिए हुए हैं Italy after unification. The map shows the year in which different regions become a part of the unified Italy. फिर Italian states before unification, और यूनिफिकेशन से पहले कैसे था और यूनिफिकेशन के बाद ये कैसे हो गए, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोनों मैप्स के थ्रू. और आज का जो सेशन हम इतना ही रखेंगे. बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड यस, विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.